हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। गायत्री जल्दी से रसोई से अपने पल्लू से हाथ पोंछती मन ही मन बुदबुदाती फोन उठाने भागी। हेलो जी, गायत्री से बात कर सकता हूँ? उधर से एक आवाज आई। मैं गायत्री ही बोल रही हूँ। आप कौन? गायत्री ने पूछा। उधर से एक मध्यम सी आवाज उभरी। गायत्री, मैं महेश बोल रहा हूँ। हाथ से रिसीवर छूट गया गायत्री के। महेश? हेलो हेलो गायत्री, क्या हुआ? सुनो, एक बार ध्यान से सुनो मेरी बात। गायत्री ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और असमंजस सी हैरान घबराई आवाज में बोली, महेश, पर तुम तो भैया ने बताया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। गायत्री आवाज से भली भांति परिचित थी महेश की, इसलिए गायत्री को झटका सा लगा उसकी आवाज सुनकर। इतने लंबे समय के बाद उधर से फिर एक आवाज आई। गायत्री, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवित होने की खबर तुमसे छुपाई, या यूँ कहो कि अपने मरने की खबर तुम तक पहुँचाई। उसके पीछे भी एक कारण है। पहले दिल थाम के सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरे साथ साथ तुम्हारी बेटी भी जिंदा है, जिसको तुमने और तुम्हारे भैया ने मुझे सौंपा था। क्या क्या कहा तुमने? क्या बोल रहे हो तुम? हड़बड़ा सी गई गायत्री ये सुनकर। आंखों से एक विस्मित और खुशी मिश्रित धारा बह निकली और आवाज भर्रा सी गई। फिर थोड़ा आवाज को संभालती हुई बोली, महेश, ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? गायत्री, ये मजाक नहीं है, हकीकत है ये। इसके पीछे क्या कारण था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो और यह करो कि तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपना चाहता हूँ। महेश ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ये बात सुनकर कसमकस में पड़ जाओगी, पर स्थिति ही ऐसी है। गायत्री, जिस परिस्थितियों से तुम्हें उबार कर तुम्हारे भैया और मैंने मिलकर तुम्हारी जिंदगी को ठहराव देने का प्रयत्न किया था, वही विकट स्थिति आज फिर तुम्हारे सामने है। एक लंबी सांस खींचते हुए महेश ने कहा, तुम्हारी बेटी आज तक मेरे पास एक अमानत ही सही, पर मेरी बेटी बनकर मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। आज भी शायद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल ना देता, पर मेरी मजबूरी समझो या तुम्हारी किस्मत, जो आज फिर तुम्हें उसी मोड़ पर ले आई है जिस मोड़ पर तुम अपनी बेटी से जुदा हुई थी। गायत्री, दरअसल मुझे कैंसर है और अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैंने यह बात अभी तक साक्षी को नहीं बताई, क्योंकि वो ये बात सह नहीं पाएगी, बिखर कर टूट जाएगी। लेकिन ये बात छुपी भी नहीं रह सकती, इसलिए इससे पहले कि साक्षी इस हकीकत का सामना करे और बिखर जाए, तुम आकर उसे संभाल लो। मेरा कोई और रिश्तेदार है भी नहीं और मैं किसी को उसकी जिम्मेदारी दे नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके आकर उससे संभालो, ताकि मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। देर मत करना गायत्री, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। मैं इंतजार करूंगा। ये कहते हुए महेश ने अपना पता बताकर फोन काट दिया। गायत्री ने एक अजीब सी सिरहन महसूस की अपने बदन में। हाथ पांव से जैसे सारी शक्ति निकल गई हो। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कैसे जाऊं? क्या करूं? अपने ही सवालों से जूझती गायत्री उन पलों को टटोलती यादों में खो गई। गायत्री बचपन से ही माँ बाप विहीन होकर अपने बड़े भाई महेंद्र की गोद में पली बड़ी थी। छोटे से कस्बे में रहने वाले भाई की छत्र छाया में यूं तो कोई कमी नहीं आई, पर भैया थे बहुत ही पुराने विचारों वाले। शायद माता पिता की परवरिश के अभाव में कस्बे में जो बड़े बूढ़ों ने समझाया दिखाया, वही उनके बालपन ने अपना लिया और उन्हीं लकीरों को अपनाया और अपनी छोटी बहन गायत्री पर भी लागू करते रहे। खुद भी ज्यादा पढ़ नहीं पाए और ना ही गायत्री को इंटर के बाद पढ़ने दिया। जल्द से जल्द गायत्री के हाथ पीले कर अपने फर्ज को पूरा कर लेना चाहते थे, इसलिए उनकी दृष्टिगत जो उपयुक्त परिवार मिला, उन्होंने गायत्री की शादी कर दी। गायत्री के पति थे तो इंजीनियर, पर परिवार काफी बड़ा था उनका। 3 भाई थे, 2 बड़े भाई विवाहित थे और उनके भी 2 लड़के। गायत्री के पति रमन माँ के लाडले और उनकी बात पर आंख बंद कर मानने वाले आज्ञाकारी बेटे थे।
खुद से अधिक संपन्न घर में बेटी बहन ब्याहने की माँ बाप या भाइयों की सोच के अनुसार देखा जाए तो गायत्री को भी अच्छा संपन्न घर और वर मिला था। भाई कस्बे वालों और रिश्तेदारों ने सखियों ने उसे सौभाग्यवती नाम से नवाजा और उसकी किस्मत से रश्क हुआ सबको। गायत्री विदा होकर घर आई। ससुराल में सबने सर आंखों पर बिठाया, हर नाज नखरे पूरे किए, पति ने भी, पर माँ के अनुसार। खुद रमन की इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गायत्री को कभी अपने आप घुमाने ले जाए या उसके लिए कुछ बाजार से लेकर आ जाए कभी कुछ। माँ का आज्ञाकारी बेटा पत्नी का साथ निभाने वाला, उसको समझने वाला पति ना बन पाया। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब गायत्री को शादी के कुछ महीनों बाद पता चला कि वो माँ बनने वाली है। इस सुखद खबर ने मानो उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद में दाग होता है या चांद को भी ग्रहण लगता है। गायत्री की भी खुशनुमा जिंदगी को ग्रहण लग गया। ससुराल वालों की पुरानी सोच और दकियानूसी विचारों से उनके दिलो दिमाग में बुरी तरह समाये बेटे और बेटी के बीच के भेद ने गायत्री को खुशी के आसमान में उड़ने से पहले ही उसको पंख विहीन कर यथार्थ के धरातल पर पटक दिया। रमन ने अपनी माँ का फरमान गायत्री को सुना दिया कि हमारे घर में पीढ़ियों से बेटों ने ही वंश बेल बढ़ाई है और सब भाई इसी परंपरा को बढ़ाने में ही सहयोग दे रहे हैं। इसलिए वो गायत्री से भी सब बेटे की उम्मीद रखे बैठे हैं। गायत्री हतप्रभ सी हो गई, माना कि वो भी एक छोटे कस्बे से आई है और ज़्यादा पढ़ी भी नहीं, पर इतनी समझ तो उसे भी है कि ये लड़के और लड़की में मतभेद करने का जमाना अब नहीं रहा। अब लड़कियों को भी वही सम्मान और स्थान मिलने लगा है। उसने रमन को भी समझाने की कोशिश की, सुनिए, लड़के और लड़की में आप क्यों अंतर कर हमारे होने वाले पहले बच्चे की खुशी को कम कर रहे हैं? और फिर अगर हमारे घर पीढ़ियों से अगर बेटी नहीं भी आई तो अब आने दीजिए। लक्ष्मी का रूप होती हैं बेटियां, और फिर हमारे घर किस बात की कमी है? जेठ जी के बेटे भी तो अपने बेटे जैसे ही हैं, उन्हें भी एक बहन मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि बेटी ही आएगी, पर अगर बेटी आए भी तो क्या आपत्ति है? ये सुनकर रमन आग बबूला हो उठा और गरजते हुए उंगली गायत्री की तरफ करके धमकाते हुए बोला, अपना भाषण अपने पास रखो। मेरे बड़े भाइयों ने 2-2 बेटों को जन्म देकर इस परिवार की वंशबेल को आगे बढ़ाया है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे भी 2 बेटे हों कम से कम। जहाँ तक बात है कि हमें कैसे पता होगा कि आने वाला पहला बच्चा बेटा है या नहीं, तो हम टेस्ट करवाएंगे। बेटा हुआ तो ठीक और बेटी हुई तो समझ लो, समझी तुम? अब मुझे और कुछ नहीं सुनना बस। गायत्री रमन का यह नया और रौद्र रूप देखकर चकित हो गई। गायत्री की किसी भी दलील का रमन पर असर होना तो दूर, अपितु अब उसे रमन की इस धमकी से डर लगने लगा था। वही हुआ जिसका डर था। 3 महीने बाद टेस्ट करने पर लड़की होने की रिपोर्ट आई। रमन ने तो वहीं उस डॉक्टर से उस कन्या भ्रूण को गिराने की बात लगभग तय ही कर ली थी कि गायत्री ने पहले घर आने की जिद की। शायद उसे अभी भी एक आशा थी कि वो रमन को समझा बुझाकर अपनी पहली बार मां बनने की खुशी और उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर लेगी। पर रमन और सारा परिवार टस से मस ना हुआ। उल्टा गायत्री की सास ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो उस बच्ची को अपने मायके में जाकर गिराए, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा पाप करने की नौबत नहीं आई और वे इस कन्या भ्रूण हत्या के पाप के भागीदार भी नहीं बनना चाहते। गायत्री के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। सबकी इस बेवकूफ़ी और बचकाना हरकत पर हंसी आ गई उसे। वो मन ही मन बुदबुदाई, वाह क्या बात है, पाप करना भी है और भागीदार भी नहीं बनना। सब के सब कितने स्वार्थी हैं। तो मैं क्या करूं? माँ बनने की खुशी मनाऊं या पेट में लड़की होने का दुख मनाऊं? क्या मेरी इच्छा का या मेरे अस्तित्व का कोई मोल नहीं? लड़की को जन्म देना और गिराने का कष्ट तो मेरे शरीर को झेलना है। फिर मुझसे कोई क्यों नहीं पूछता कि मुझे क्या चाहिए? मन ही मन खुद से सवालों और जवाबों की उधेड़-बुन में लगी रही और अगली सुबह उसे उसके मायके भेज दिया गया और साफ शब्दों में कहा गया कि इस पाप से मुक्ति पाकर ही आना। मायके आकर भैया ने डॉक्टर से बात करके तारीख तय कर ली। 4 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, लेकिन गायत्री को मानो एक पल का भी चैन नहीं।
2 रातें उसने करवटें बदल बदल कर निकाल दी कि कैसे बचाए वो अपनी नन्ही सी जान को। कोई रास्ता सुझाई नहीं दिया तो उसने अपने मन की बात भैया को बताई, पर उनका भी जवाब सुनकर वो सकते में आ गई। भैया ने भी समाज की ऊंच नीच का हवाला देकर और ससुराल वालों की बात मानने में ही भलाई है जैसी बातों से गायत्री को विश्वस्त करने लगे। साथ ही अपनी मजबूरी भी बता दी कि जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी अपनी भी विवाह करने की मंशा निहित थी, इसलिए वो किसी का विरोध का सामना नहीं करना चाहते थे, चाहे फिर वो गायत्री के ही ससुराल वाले हों या समाज वाले हों। एक एक पल गायत्री को भारी लग रहा था, कोई साथ देने को तैयार नहीं और वो हर लम्हा ईश्वर से अपनी बेटी को, उस नन्ही परी को बचाने की प्रार्थना और जद्दोजहद में लगी थी। ईश्वर की कृपा थी या उस परी की किस्मत की डॉक्टर के पास जाने से एक दिन पहले महेंद्र भैया के दोस्त महेश घर आए। काफी दिनों बाद आए थे और जब महेश ने गायत्री को आया देखा तो वो गायत्री को देखकर हैरान हो गए। महेंद्र भैया से पूछने पर उन्हें जब गायत्री के परेशान होने और उसके नजरें चुराने का कारण पता चला तो एक बार को चुप हुए। फिर उन्होंने गायत्री को बुलाकर उससे उसकी इच्छा जानना चाहा। गायत्री की इच्छा जानकर उन्होंने महेंद्र भैया को भी समझाया और यह पाप करने से रोकने की कोशिश की, पर भैया अपनी दलीलों से महेश को समझाने लगे तो गायत्री महेंद्र भैया के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगी कि वह अपनी बच्ची को इस दुनिया में लाना चाहती है। तू पागल हो गई है गायत्री, तू जानती है ना ऐसा करने से तेरे परिवार वाले तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। तू मेरे पास हंसी खुशी आए तो ठीक है, पर इस तरह से ससुराल वालों के विरोध को झेलकर मायके पड़ी रहेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महेश तुम समझाओ इसे। पर महेंद्र, हम जो करेंगे वो भी तो गलत है ना? महेश ने भी गायत्री का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम तो उसका पक्ष लोगे ना, क्योंकि तुम गायत्री से शादी जो करना चाहते थे। मैंने तुम्हें मना कर दिया इस रिश्ते से, तो तुम आज भी गायत्री को पाना चाहते हो। अब महेंद्र भैया खींचकर महेश की तरफ मुखातिब होकर बोले, महेंद्र, ये कैसी बातें कर रहे हो? कितनी गलत सोच हो गई है तुम्हारी। तुम अपनी बहन की खुशी ना देखकर उल्टा मुझे दोष दे रहे हो। क्या हुआ जो ये रिश्ता ना हो सका? तो क्या मैं गायत्री को दुखी देखना चाहूंगा? मुझे क्या पता था कि गायत्री यहाँ आई है और उसे क्या परेशानी है। मैं इतना गिरा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए गायत्री का पक्ष लेकर उसकी जिंदगी में खलल पैदा करूंगा। जो मुझे सही लगा मैंने कहा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये तुम भाई बहन का मामला है, तुमने परेशानी बताई तो मैंने अपनी राय दी। हाँ, आज एक बात और कहूँगा कि मेरे दिल में बेशक वो भाव नहीं रहे, पर मैं आज भी तुम्हारे या गायत्री के काम आ सका तो कहना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर महेश वहाँ से चला गया। महेश के मन में उसके लिए चाहत थी और उसने महेंद्र से उसका हाथ मांगा और उसे पता भी नहीं ये जानकर गायत्री को झटका सा लगा। ऐसा क्या कारण रहा होगा जो भैया ने मना कर दिया इस रिश्ते से। ये सोच गायत्री को और भी परेशान करने लगी और उसने कुछ सोचकर महेश को फोन लगाकर पूछने का साहस जुटा। पूछ ही लिया और कारण जो महेश ने बताया वो महेश का आर्थिक रूप से संपन्न ना होना था, परंतु महेंद्र भैया अपनी बहन का रिश्ता अपने से ऊंचे घर में करना चाहते थे। अगली सुबह महेंद्र भैया महेश के घर गए और उनसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर जब घर आए तो उनके चेहरे पर एक चमक थी। महेंद्र भैया एक फैसला करके महेश को साथ लेकर आए थे। उन्होंने अपना निर्णय सुनाया कि वो अपनी आने वाली भांजी का स्वागत करेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी विरोध गायत्री के ससुराल वालों से बेशक झेलना पड़े, पर अब वो अपनी बहन की खुशी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। गायत्री की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। अगले सप्ताह जब गायत्री के पति रमन का फोन आया तो महेंद्र भैया ने अपना फैसला उनको बता दिया। जब गायत्री के ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने महेंद्र भैया को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि लड़की के साथ गायत्री की हमारे घर में कोई जगह नहीं और अगर वो जब भी आना चाहे लड़की को छोड़कर आ सकती है। गायत्री यह सुनकर विचलित सी हो गई। आखिर कब तक लड़की पैदा करना या होना एक सजा का फरमान बना रहेगा। बच्ची के जन्म तक महेंद्र भैया ने गायत्री का पूरा ख्याल रखा और जब नन्ही सी परी आई तो उसकी देखभाल भी खुद करने लगे। पर एक दिन अचानक रमन को सामने आया देख गायत्री हैरान हो गई। उसे लगा कि शायद उसके पति और ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो उससे लिवाने आए हैं।
माँ के आज्ञाकारी ही सही, पर गायत्री के बिना रह भी नहीं पाते थे रमन। इतने दिनों की दूरी उन्हें गायत्री तक खींच लाई थी। शायद बिना अपनी माँ को बताए रमन साहस करके गायत्री को मिलने आए और महेंद्र भैया से माफ़ी मांगकर अपनी इच्छा जताने लगे कि वो गायत्री को ले जाना चाहते हैं, पर उसकी बेटी को शायद कोई नहीं अपनाएगा। महेंद्र भैया एक अजीब कसमकस में फंस गए। फिर से अपनी बहन को उसके ससुराल में सम्मान सहित भेजने की चाह बलवती होने लगी। उनके भांजी को इस संसार में लाने के साहस पर उनके अपने फिर वही समाज के दकियनूसी विचार हावी होने लगे। बचपन से जड़ जमा चुके उनके पुराने रीति रिवाज, निहित विचार जब ज्यादा ही हिलोरे मारने लगे, इस उचित अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बहन के प्रति फर्ज और प्यार ने फिर से एक फैसला करने पर मजबूर कर दिया महेंद्र भैया को, वो भी गायत्री की राय जाने बिना। उन्होंने गायत्री को अपना फैसला सुनाया कि वह अपने ससुराल जाएगी और उसकी बेटी उनके पास ही रहेगी। गायत्री के इस बात के प्रतिकार करने पर उन्होंने खुदकुशी की धमकी दी और एवज में गायत्री को उसकी बेटी की ओर से निश्चिंत रहने का वचन भी दिया। गायत्री उनकी जिद के आगे हार कर दिल पर भारी पत्थर रखकर ससुराल चली गई, पर उसका मन हर वक्त अपनी बेटी से मिलने को बेचैन रहता। माँ की ममता इस कदर हावी हुई कि पति और ससुराल वाले अब उसे ताने कसने लगे। हर पल गायत्री अपनी बच्ची की आवाज़ अपने कानों में सुनती हुई घबराकर जाग जाती, पर उसकी इस हालत पर किसी को तरस न आता। एक दिन उसकी इस हालत से चिढ़कर रमन ने महेंद्र भैया को फोन किया। सुनकर उन्होंने रमन को आश्वासन दिया कि जल्दी ही वो इस बात का समाधान ढूंढ लेंगे। कुछ दिनों बाद फोन आया कि महेश और महेंद्र भैया गायत्री की बेटी को लेकर कहीं जा रहे थे और उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी गहरी खाई में गिर गई, जहां से किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं। गायत्री ये सुनकर गस खाकर गिर पड़ी। भाई और बेटी के खो जाने के सदमे से अभी उबर भी ना पाई थी कि मालूम हुआ कि वो फिर से मां बनने वाली है। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया और गायत्री 2 जुड़वा बेटों की मां बन गई। ससुराल में उसकी साख तो बढ़ गई, उसके और उसके बच्चों के नाज नखरे उठाने को सब तैयार रहते। गायत्री धीरे धीरे बच्चों की परवरिश में व्यस्त तो हो गई, पर अपने गम को पूरी तरह भूल भी नहीं पाई। एक टीस सी कभी कभी उठती उसके मन में, पर फिर व्यस्त हो जाती अपने उन ख्यालों को झटका देकर। आज करीब 15 सालों बाद जब उसे पता चला कि उसकी बेटी जिंदा है तो वो रोए या हंसे उसे समझ नहीं आ रहा था। जब इतने सालों पहले उसकी बेटी को अपनाया नहीं गया तो आज उसके ससुराल वाले कैसे अपनाएंगे। अब तो 2 और सदस्य उसके अपने बेटे भी थे, वे भी शायद ना अपना पाएंगे अपनी बहन को। पीढ़ी दर पीढ़ी घर में सिर्फ लड़के पैदा होने से सब मर्द सदस्यों में पुरुष होने का दंभ कूट कूट कर भरा था, बिना इस बात के एहसास के कि उन्हें जन्म देने और उनके वंश बेल को आगे बढ़ाने में एक औरत का ही हाथ है। फिर क्यों एक औरत के अस्तित्व को नकारने की मूर्खता कर रहे हैं। पर अब वो करे तो क्या करे। आज तो आखिर उसे बात करनी ही पड़ेगी रमन और बेटों से। हम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। ईश्वर के किसी निर्णय को बदलने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। जिस चीज से भागते हैं किस्मत हमें फिर से वही ला खड़ा करती है। गायत्री अपने आप ही बुदबुदाती शाम को अपने बेटे और पति का इंतजार करने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जानती हो ये असंभव है, रमन झल्लाकर बोला गायत्री को। आज इतने सालों बाद तुम उस आदमी की बात पर विश्वास करके बेवकूफ मत बनो। क्या पता वो अपना कोई पाप तुम्हारे गले डाल रहा हो। मेरी ममता को गाली मत दीजिए रमन आप। वो आखिरी पल गिनता इंसान बिना किसी स्वार्थ के हमारे ही खून, हमारे ही बेटी को इतने साल पालता रहा और उसने कभी कुछ मांगा नहीं। उसके एवज में ना हमसे ना भैया से, और आप उसे ही गलत ठहरा रहे हैं। उसने आज तक हमारी बेटी का राज इसलिए रखा कि आप अपनी बेटी को अपना नहीं पाए और मैं उससे दूर रह नहीं पा रही थी। भैया और उसने हमारी गृहस्थी बचाने के लिए ही हमसे यह राज छुपाया। मत भूलिए कि आपने ही महेंद्र भैया को मेरी दशा बताकर उन्हें एक कदम उठाने पर मजबूर किया। आज महेश हमें हमारी बेटी, हमारी अमानत सौंपना चाहता है तो बजाय उसका एहसान मानने की आप उसे ही दोषी ठहरा रहे हो। आज तो एक पिता बनकर उस मासूम के लिए सोचिए जो आपका ही खून है। क्या कसूर है उसका जो आप उसको अभी भी ना अपनाकर खुद से और मुझसे दूर कर रहे हैं। देखो गायत्री, मैं जानता हूँ। बीच में ही रमन की बात रोककर गायत्री एक दृढ़ विश्वास के साथ बोली, आपको मैंने आपके खानदान के 2 चिराग दे दिए हैं, अपने जीवन के इतने साल भी दे दिए, पर
आपने मुझे क्या दिया? मुझसे मेरे माँ होने का हक छीन लिया। मुझे मेरी बेटी से जबरदस्ती अलग करवा दिया। आपने अपनी माँ के बेटे होने का हक अदा किया, मुझसे नाइंसाफी करके भी। पर आज मैं भी अपनी माँ होने का फर्ज पूरा कर अपनी बेटी को उसका हक दूंगी जो वो आज मुझसे मांग रही है। मैं अपनी बेटी के पास जाऊंगी, उसे अपना कर अपने सीने से लगाकर बरसों से अतृप्त अधूरी ममता का उधार चुकाऊंगी और आज मुझे आप भी नहीं रोक पाओगे। कहते कहते गायत्री की आवाज भी आंसुओं से भीग गई। माँ, हम भी चलेंगे आपके साथ अपनी बहन से मिलने और लेने, कहते हुए गायत्री के बेटे आगे आए। दोनों बेटे आश्चर्यचकित होकर खड़े थे अपनी माँ और पिता की बातें सुनकर। गायत्री की आंखें खुशी और हैरानी से भरी थी। चलो, आज इस नई पीढ़ी ने एक औरत होने के अस्तित्व को पहचाना तो सही। यही सही, आज से ही सही एक आगाज तो हुआ और आगे अंजाम भी अच्छा ही होगा। अब हमारी हर पीढ़ी में लड़कियों का स्वागत होगा। ये एहसास बेटों के चेहरों को पढ़कर हो गया था गायत्री को आज, जो कि बहन से मिलने की तैयारियों में जुटे थे। कुछ देर तक खामोशी सी छा गई। गायत्री कमरे से बाहर से कुछ लेने जाने लगी। इतने में रमन ने बड़े बेटों को आवाज दी, मम्मी को बोलो कि हम सब साक्षी को लेने जाएंगे, मेरे भी कपड़े डाल लो अटैची में। गायत्री रमन के पास आई और बोली, सोच लो, वहां जाकर बदल तो नहीं जाओगे? नहीं, पर क्या साक्षी मुझे अपनाएगी एक पिता के रूप में? रमन ने भीगी आंखों से गायत्री से पूछा। तुमने जितने साल अपनी बेटी को खुद से दूर रखकर उसे सजा दी, तो अब कुछ दिन तुम भी तो सजा भुगतो जब तक तुम्हें वो अपनाए ना। गायत्री ने मुस्कुराकर रमन को आश्वासन देते हुए कहा। गायत्री अपने परिवार को समेटने की खुशी से सरोबार थी, किंतु दिल ही दिल में महेश जैसे महान इंसान के इस त्याग और इंसानियत के सामने नतमस्तक भी थी, जिसने उसकी खुशियों के लिए उसकी बेटी को पाला पोसा, जिससे उसका कोई रिश्ता भी नहीं था। इसके लिए भैया द्वारा रिश्ता ठुकराए जाने के बावजूद भी न कोई रंज था, न मलाल, और न ही उसने किसी और से शादी की। दिल ही दिल में ईश्वर को और महेश जैसे मसीहा को शुक्रिया करते हुए गायत्री अपनी तैयारियों में जुट गई। आज उसी मसीहा की बदौलत बेटी के लिए पाप शब्द उसके परिवार की खुशी में विलुप्त सा हो गया था मानो। और दूसरे दिन सभी खुशी खुशी अपनी बेटी को लेने महेश के पास चल दिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।